सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले करीब 2 बार से हम लोग चर्चा कर रहे थे हॉरोस्कोप मैचिंग के बारे में कि जब भी हम शादी का प्रश्न आता है, हॉरोस्कोप मैचिंग की बात होती है, तो हॉरोस्कोप को कैसे मैच किया जाता है लड़के और लड़की के हॉरोस्कोप को। और जैसा मैंने बताया था कि हमारे भारत में करीब 95% शादियां सिर्फ गुण मिलान के बेसिस पर होती हैं, और जब भी हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो सीधा आपको गुण बता देता है कि 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं, और उसके बेसिस पर हम शादी का डिसाइड कर लेते हैं। और ये बहुत एक अपने आप को हम भ्रमित कर रहे हैं, अपने आप हम एक रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। और मैंने यही कहा था कि कभी भी आप जो शादी का जब निर्णय लें तो कभी भी गुण मिलान के बेसिस पर मत लीजिए, वो आपको पूरी तरह से गलत रास्ते पर ले जाएगा। और जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ज्योतिष में कहा गया कि हॉरोस्कोप मैच कैसे किया जाता है, हॉरोस्कोप ज्योतिष में नहीं कहा कि आप गुण मिलान इज द हॉरोस्कोप मैचिंग। और उसमें 4 चीजें बताई थी कि सबसे पहले हम लॉन्गेविटी ऑफ द बॉय एंड गर्ल देखते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पर्पज़ ये है कि दोनों की दीर्घायु हो, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर दीर्घायु नहीं भी हो तो दोनों की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड, हम लोगों ने कहा था कि ये देखना है कि दोनों की मेंटल एंड साइकोलॉजिकल लेवल क्या है। अगर मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ का लेवल एक नहीं है तो भी शादी चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। और तीसरा जो हम लोगों ने शुरू की थी पिछले बार, और जिसको आज हम पूरा करेंगे, कि हमें ये देखना है कि ऐसे कोई फैक्टर तो नहीं है दोनों के हॉरोस्कोप में विच इंडिकेट सेपरेशन एंड डाइवोर्स, कि ऐसे कोई फैक्टर हैं, ऐसे कोई कॉम्बिनेशन हैं, ऐसे कोई योग हैं हॉरोस्कोप में जिनसे ये पता लगता है कि 2 लोगों को साथ में रहना ही नहीं है, इट मीन्स विच इंडिकेट सेपरेशन और डाइवोर्स। तो वो हम कैसे देखेंगे, उसकी आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे आपसे। और ज्योतिष में 3 हाउसेस इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला होता है 7वां भाव, 7th हाउस, जिसको हमने हाउस ऑफ मैरिज कहा, विवाह स्थान कहा। और सेकंड हाउस होता है 8th हाउस, जिसको हम मांगल्य स्थान कहते हैं। और दोस्तों, मांगल्य का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड, जो वैवाहिक बंधन है वो कितना मजबूत है। तो नेचुरली अगर वैवाहिक बंधन अगर मजबूत नहीं होगा तो सेपरेशन डाइवोर्स की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। और तीसरा कहा था कि जो 9th हाउस, 9वां भाव हमारा भाग्य स्थान है। और जैसे कहा कि उसको हम सौभाग्य स्थान भी कहते हैं, भाग्य स्थान भी कहते हैं। और भाग्य तो जैसे आप जानते हैं सर्वोपरि है, भाग्य के सामने कुछ नहीं चलता। इसका मतलब कोई भी हाउस कितना भी खराब हो, लेकिन अगर 9th हाउस या भाग्य स्थान आपका बहुत अच्छा है तो नेचुरली फिर कोई प्रॉब्लम शादी में इंडिकेटेड नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो हम शादी की बात कर रहे हैं, हर एक हमारे लाइफ के एस्पेक्ट का एक कारक होता है, ग्रह, प्लैनेट, जिसको हम कहते हैं कि उस हाउस का, उस एस्पेक्ट का सिग्निफिकेट है। और कारक जो शादी का है वो मेल के केस में शुक्र है, वीनस है, और फीमेल के केस में जुपिटर है या गुरु है। और क्योंकि मैरिज में सेक्स का भी इन्वॉल्वमेंट है तो सेक्स का कारक मेल के केस में वीनस है और फीमेल के केस में मार्स है, मंगल है। तो इन चारों प्लैनेट को भी हमें देखना है। और ज्योतिष में एक सिद्धांत है, कारक भाव नश्यन्ति, कारक भाव का नाश करता है। और ये सिद्धांत और कहीं एप्लीकेबल हो या ना हो, बट मैंने देखा कि ये जो शादी का स्थान है, 7th हाउस है, उसमें पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है और शादी को पूरी तरह से खराब करता है। अर्थात अगर फीमेल के केस में जुपिटर अगर 7वें भाव में होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि विवाह में कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न करेगा। और ऐसे ही अगर शुक्र मेल के हॉरोस्कोप में अगर 7th हाउस में होगा तो भी शादी में कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न करेगा। और जैसा मैंने कहा कि जो कारक हैं दोनों शादी के, मेल और फीमेल के हॉरोस्कोप में, अगर वो 7th हाउस में या 7वें भाव में अगर बैठे हुए होते हैं तो शादी को जरूर खराब करते हैं।
तो ये प्रिंसिपल के कारक भाव का नाश करता है, ये पूरी तरह से हमारे मैरिज के हाउस में एप्लीकेबल भी है। उसका रीज़न भी है, कारण है उसका, कि जुपिटर जब 7th हाउस में होता है, 7th हाउस हमारा अपोजिट सेक्स का हाउस है, हमारा भोग स्थान है, हमारा हाउस ऑफ मैरिज है। और जुपिटर क्या है? गुरु है। गुरु तो इन चीज़ों से दूर चला गया। गुरु इज नॉट कंसर्न विद द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। गुरु इज पर्टिकुलरली नॉट कंसर्न विद द सेंसुअल प्लेजर। गुरु को भोग स्थान से क्या मतलब? और अगर आपने गुरु को भोग स्थान में बैठा दिया, या किसी के हाउस हॉरोस्कोप में अगर गुरु भोग स्थान में बैठा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा फील करेगा, हाउ अनकंफर्टेबल जुपिटर विल बी। तो इसीलिए कहते हैं कि जुपिटर जो है 7th हाउस में, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती। जुपिटर फील्स वेरी अनकंफर्टेबल इन द 7th हाउस, एंड इवन इफ यू डोंट टॉक ऑफ मैरिज, otherwise also if Jupiter is placed in anybody's horoscope in the 7th house, that is not supposed to be a good position of such a wonderful, such a planet which is required in our life actually. और अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र तो भोग का ही प्लानिट है। शुक्र इज ए प्लानिट ऑफ सेंसुअल प्लेजर, और हमने उसको भोग के स्थान में ही बैठा दिया, तो ये उल्टा होता है यहाँ पर। और शुक्र जो है भोग के स्थान में बैठकर एक, हम कहते हैं कि भोगों की अधिकता, एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर, और वो भी ठीक नहीं है शादी के लिए। जब आप एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आप एक व्यक्ति से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो वो शादी के लिए काफ़ी खराब माना गया। इसके बाद जो 7वें भाव के अलावा अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाव है आजकल के टाइम के लिए, जहां हम बहुत ज़्यादा सेपरेशन या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की बात करते हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में 8वां भाव सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। और कहते हैं कि अगर 8वें भाव पर शनि, मंगल और राहु, शनि, मंगल और राहु, इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, तो वो मैरिज की सर्वाइवल के लिए बहुत ख़राब है। मैरिज की जो सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी है बहुत कम हो जाती है, और क्योंकि हमारा जो मांगल्य स्थान है या मैरिटल बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत वीक हो जाती है। तो जितना भी अगर मैलिफिक प्लैनेट का या अशुभ ग्रहों का एसोसिएशन होगा 8th हाउस के ऊपर, वो शादी के सेपरेशन और डाइवोर्स को इंडिकेट करता है। और ये भी कहा कि इनमें से जब 2 या 2 से ज़्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन 8th हाउस के ऊपर हो जाता है, तो शादी भी इस तरह से होती है जो हमारी फैमिली को, सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं होती। बड़ा एक ऑड कॉम्बिनेशन होता है जो हमारी फैमिली और सोसाइटी, जो नॉर्मल हम शादी का कॉम्बिनेशन नहीं मानते उसको, जो है तो हमारी फैमिली को, सोसाइटी को इस टाइप की शादी एक्सेप्टेबल भी नहीं होती। और नेचुरली जब बंधन वीक है तो शादी चलेगी भी नहीं, उसकी शादी की पॉसिबिलिटी चलने की भी बहुत कम हो जाती है। और 8वें भाव से ही हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप देखते हैं, जो आजकल के टाइम में शादियों को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है। और अगर 8वें भाव में अगर मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होगा, तो भी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि जो नेटिव है या जिसका जो हॉरोस्कोप है, दैट पर्सन इज लाइकली टू गेट इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। तो मैं आपको सभी को एडवाइस करूंगा कि कम से कम शादी से पहले 8वां भाव जरूर देख लीजिए, शादी डिसाइड करने से पहले। और जैसा मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर या मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, दे नॉट नो इवन अबाउट 8th हाउस के 8th हाउस नाम की भी कोई चीज़ है जो हमें शादी के लिए देखनी चाहिए। बट आज के टाइम में जो 8वां भाव है वो शादी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस बन जाता है, और बिना उसको क्रिटिकली एनालाइज किए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शादी मत डिसाइड करिए। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन और भी होता है, मार्स एंड वीनस का कॉम्बिनेशन है, और मतलब मंगल और शुक्र का जो युति होती है किसी भी हॉरोस्कोप में। अगर जो शुक्र है, शुक्र को हम कहते हैं हमारा जीवन साथी है, अपोजिट सेक्स है, फिजिकल ब्यूटी है और सेंसुअल प्लेजर है। और मंगल क्या है? मंगल इज ए प्लैनेट ऑफ एनर्जी एंड एग्रेसिवनेस। तो क्या होता है कि जो हमारा सेंसुअल प्लेजर में एनर्जी को ऐड किया, एंड जब एनर्जी को ऐड किया तो दैट इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन।
excess of sensual gratification, and which makes one fond of pleasure and adds a zest to the one's sensual pleasure. तो नेचुरली जब भोगों की अधिकता में व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो शादी के लिए बिल्कुल भी ठीक कॉम्बिनेशन नहीं है। और आजकल जो देखा हम लोगों ने, एक और भी एक विचित्र कॉम्बिनेशन है, 3 प्लैनेट की युति है, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो 3 प्लैनेट का, वो वीनस मार्स और राहु या वीनस मार्स और केतु, मंगल शुक्र राहु या मंगल शुक्र और केतु की जो युति है वो वाकई में जो सबसे खराब या वर्स्ट अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मैरिड लाइफ के लिए तो वो ये है। और जिन लोगों के भी ये कॉम्बिनेशन होता है वीनस मार्स राहु का या वीनस मार्स केतु का, तो इट मेक्स द नेटिव हाईली अनट्रस्टवर्दी टुवर्ड द अपोजिट सेक्स। और नेटिव कहते हैं कि वाकई में ही बहुत विकेड होता है, एंड नेटिव ऑलवेज हैज द टेंडेंसी टू डिसीव द अपोजिट सेक्स। इट मीन्स सच पीपल कैन नेवर बी सिंसियर टू द अपोजिट सेक्स। अपने जीवन साथी के लिए ऐसे व्यक्ति कभी भी सिंसियर नहीं होते, और इसी कारण इस कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं उनकी मैरिड लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं कहूँगा कि ये हाईली जो है ये कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल भी शादी के लिए ठीक नहीं है। और नेटिव बिकम्स हाईली सेंसुअल एंड देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ स्कैंडल इन द मैरिज। हम बहुत देखते हैं, बहुत सुनते भी हैं कि इस आदमी ने 5 शादी कर ली, 6 शादी कर ली, सबको धोखा दे रहा है, किसी को पता नहीं है। तो ये जो इस टाइप की जो मैरिज होती है वो यही कॉम्बिनेशन होता है, जिनका मार्स वीनस राहु हो या मार्स वीनस केतु का अगर कॉम्बिनेशन होता है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन वाले लोग जो है वो यही काम करते हैं। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। फिर मैंने कहा कि जो सेक्स का प्लैनेट है, मेल के केस में वीनस है और मार्स के केस में, फीमेल के केस में मार्स है। और 12th हाउस हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स को इंडिकेट करता है। शादी के अलावा जो आप लोग कैजुअल सेक्स में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं वो 12th हाउस आपको बताता है। तो कहते हैं कि अगर मेल के केस में वीनस का प्लेसमेंट 12th हाउस में है या फीमेल के केस में अगर मार्स का प्लेसमेंट 12th हाउस में है, तो कहते हैं इट लीड्स टू पैरामूर्स, मतलब आपके जो लव रिलेशंस शादी के अलावा और भी डेवलप हो जाते हैं। और अगर ये 2 प्लैनेट वीनस या मार्स 12th हाउस में अगर एफ्लिक्टेड हैं तो आप मान कर चलिए कि ये इन्फ्लुएंस उस नेटिव की लाइफ में अवश्य ही आएगा। बट अगर केतु का भी एसोसिएशन अगर 12th हाउस में होता है तो कहते हैं कि इस टाइप के जो रिलेशन है वो सीक्रेट रहते हैं, वो पता नहीं चलता एक्चुअली। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है विच इज़ नॉट सपोज टू बी गुड फॉर मैरिटल हैप्पीनेस। इसके अलावा जो कुछ और कॉम्बिनेशन है जो सेपरेशन डाइवोर्स को इंडिकेट करते हैं, जैसे 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में हो, 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी इंडिकेट करता है मैरिज में सेपरेशन की। या दोनों हाउसेस के लॉर्ड 7th और 8th हाउसेस के लॉर्ड की युति हो 8th हाउस में। पहले तो था कि 7th का लॉर्ड 8th हाउस में हो, और अब हम बात कर रहे हैं कि 7th और 8th दोनों हाउसेस के लॉर्ड की युति 8वें भाव में हो, तो भी एक विडोहुड को इंडिकेट करता है। और फिर कहा कि अगर 7वें या 8वें भाव में सैटर्न मार्स राहु का अगर एसोसिएशन होता है तो वो भी विडोहुड को इंडिकेट करता है। और कहते हैं कि अगर सैटर्न 8वें भाव में प्लेस्ड है और उसके ऊपर मंगल का एस्पेक्ट है तो वो भी मैरिटल लाइफ में बहुत डिस्कॉर्ड है, लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और कहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई रियल अटैचमेंट नहीं होता मैरिटल लाइफ में, या आपस में रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते हैं एक्चुअली में। और इसके अलावा आजकल और भी एक डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, तो उसको हम कैसे देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस में तो
हस्बैंड एंड वाइफ या वाइफ मेनली जो है फीमेल इन्वॉल्व तो नहीं है। तो उसके लिए हम फोर्थ हाउस को देखते हैं, और अगर कहते हैं कि अगर फोर्थ हाउस के ऊपर स्ट्रॉन्ग मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है, फोर्थ हाउस के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग मेलिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होता है, तब जो है इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपस में रिलेशन भी खराब होंगे, एंड द पर्सन में गेट इन्वॉल्व इन द डोमेस्टिक वायलेंस आल्सो। और एक कॉम्बिनेशन और है सन और वीनस का, सन और वीनस की युति, सूर्य और शुक्र की युति, और सूर्य और शुक्र की युति अगर 5वें 7वें या 9वें भाव में हो, 5वें 7वें या 9वें भाव में है, तो भी जो है आपस में जो मैरिटल हैप्पीनेस होती है वो ठीक नहीं होती, आपस में रिलेशन जो है वो खराब नहीं होते। इसके अतिरिक्त अगर शनि या मंगल, दो प्लैनेट हैं, नॉर्मली हम कहते हैं कि कोई प्लैनेट अगर अपनी ही राशि में किसी भाव में बैठा है तो उस भाव के लिए बहुत अच्छा होता है, उस भाव की वृद्धि करता है। लेकिन जो 7वां भाव है, मैरिज का हाउस है, उसके लिए बिल्कुल उल्टा है। तो कहते हैं कि शनि और मंगल अगर 7th हाउस में प्लेस्ड है एज ए लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, अगर शनि और मंगल का शनि या मंगल का प्लेसमेंट 7th हाउस में है और वो 7th हाउस का लॉर्ड भी है, स्वामी भी है, तो उस केस में कहते हैं कि जो स्पाउस होता है वो अनट्रस्टवर्दी होता है, और आपकी जो मैरिटल हैप्पीनेस है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है एक्चुअली में। अब जो हम और भी कुछ कॉम्बिनेशन हैं, जैसे कि लॉर्ड ऑफ 7th हाउस एंड 12th हाउस इन त्रिक हाउसेस, लॉर्ड ऑफ 7th हाउस भी त्रिक हाउस में है, 12th हाउस भी त्रिक हाउस में है, और मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है 7th हाउस में, वो भी सेपरेशन या डाइवोर्स इंडिकेट करता है। और कंजंक्शन ऑफ मून एंड सैटर्न इन द 7th हाउस, मून और सैटर्न अगर 7th हाउस में है मेल के हॉरोस्कोप में, तो कहते हैं कि जो वाइफ होती है शी रीमैरिज अनदर पर्सन व्हाइल नेटिव इज अलाइव। और कंजंक्शन ऑफ सैटर्न एंड राहु इन लग्ना, और अगर 7th हाउस में साथ में मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, तो कहते हैं कि हस्बैंड अबेंडेंस हिज वाइफ ड्यू टू द फियर ऑफ बैड नेम इन द सोसाइटी, वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है। और ये भी कहा कि अगर मेलेफिक प्लैनेट अगर वीनस से 4th या 8th हाउस में होते हैं, तो नॉर्मली पॉसिबिलिटी होती है वाइफ के सुसाइड कमिट करना। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो शादी के लिए अच्छे नहीं माने गए, या जो कॉम्बिनेशन इंडिकेट करते हैं कि मैरिज में सेपरेशन या डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी होती है। अभी हम लोगों के साथ काफ़ी लोग आप जुड़े हुए हैं, अर्जुन सिंह चौहान जी हैं, विवाह पाठक मैत्री जी हैं, अनुज शुक्ला जी हैं, और आप लोग क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, आप ज़रूर पूछिए, हम लोग कोशिश करूंगा मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बॉक्स में। अब इसके अलावा एक विष कन्या योग होता है, जैसे आप जानते हैं या आपने पढ़ा होगा कि पहले ज़माने में कुछ विष कन्याएं होती थी जिनको तैयार किया जाता था अपने जो दुश्मनों को नुकसान करने के लिए। तो ऐसे ही विष कन्या योग हैं कुछ जो कि हमारी शादी को खराब करते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि हमें ये देखना पड़ेगा कि लड़की के हॉरोस्कोप में कोई विष कन्या योग टाइप की चीज़ तो नहीं है जो कि मैरिज में एक प्रॉब्लम क्रिएट करे। और विष कन्या योग जो है वो कई सारे कॉम्बिनेशंस पर डिपेंड करता है, जैसे कि अगर बर्थ संडे को हो, बर्थ अगर संडे को हो और उस दिन अगर अश्लेषा नक्षत्र है और अगर द्वितीया तिथि है, सेकंड तिथि है, तो विष कन्या योग बनता है। ऐसे ही अगर बर्थ सैटरडे को हो, कृतिका नक्षत्र हो, बर्थ अगर सैटरडे को है, कृतिका नक्षत्र है, और अगर 7वीं तिथि है, सप्तमी तिथि है, तभी भी जो है विष कन्या योग बनता है। और इसी तरह से अगर बर्थ ट्यूसडे को हो, नक्षत्र सत विशाख हो और तिथि जो है द्वादशी या 12 तिथि हो, तभी भी जो विष कन्या योग बनता है। और भी कहा कि अगर शनि लग्न में हो,
सूर्य 5वें घर में हो और मंगल 9वें घर में हो। इसका मतलब यह है कि जितने भी हमारे त्रिकोण स्थान हैं वो अगर एफ्लिक्टेड हैं तो उस केस में भी विष कन्या योग बनता है। या कहते हैं कि अगर असेंडेंट में 6th हाउस में और 8th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट है तो भी जो है वो विष कन्या योग बनता है। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं मेरे पास, तो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए भी। पहला क्वेश्चन एक आया हुआ है श्री सुबोध मंडल जी के पास से आया हुआ है और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1999, टाइम 3:05, प्लेस है बोकारो। वो पूछ रहे हैं कि मेरी जो वाइफ होगी वो देखने में कैसी होगी और हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा। इनका हमने जो बनाया हॉरोस्कोप, तो इनका जो लग्न है वो सिंह लग्न है, वहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, सन नीच का होकर 3rd हाउस में है मरकरी के साथ, मंगल 5th हाउस में है, केतु 6th हाउस में है, मून 7th हाउस में है, जुपिटर और सैटर्न जो 9th हाउस में है, जुपिटर नीच का भी है और राहु जो है बेसिकली 12th हाउस में प्लेस्ड है। तो अगर हम इनकी बात करें तो जो 7th हाउस है उसमें मून का प्लेसमेंट है और उसका जो लॉर्ड है वो शनि है और नीच का है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इनकी जो वाइफ होगी वो देखने में डेफिनेटली बहुत सुंदर होगी, लेकिन रंग जो है बहुत ज़्यादा साफ नहीं होना चाहिए इस जन्मपत्री के हिसाब से। और जहाँ तक मैरिटल लाइफ का सवाल है, क्योंकि जो 7th का लॉर्ड है वो 9th हाउस में भाग्य स्थान में है, जो कि जुपिटर के साथ है, गुरु के साथ, उसको ब्लेसिंग भी है। और दूसरा ये जो 9th हाउस का लॉर्ड है भाग्य स्थान का, वो भी 5th हाउस में जो दूसरा त्रिकोण स्थान है वहाँ बैठा हुआ है। ये बहुत एक पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है जब त्रिकोण हाउस के साथ एसोसिएशन होता है। तो उस केस में जो बहुत कहते हैं कि हम बहुत बड़ा एक योग होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो शादी का जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है वो वैवाहिक जीवन इनका बहुत अच्छा रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन सुशील कुमार जैन जी पूछ रहे हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 25/5/80 है, टाइम 19:05 है और इंदौर। तो सुशील कुमार जी, मैंने शायद आपके क्वेश्चन का कई बार जवाब दे दिया है, आप बाद में पहले वो देखिए, तो उसमें हम लोग इसको काफ़ी जवाब इसका हम दे चुके हैं। तो कृपा करके अगर आप उनको पहले आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन का जवाब मैं कई बार आपको दे चुका हूँ। एक अमन सेठी जी क्वेश्चन कह रहे हैं कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 10th में 87, 21:15, प्लेस ऑफ बर्थ दुबई है, और माय हस्बैंड कमल 19 to 89 2 AM रूपनगर। शादी चलेगी या नहीं, शादी चलेगी या नहीं, ये पूछ रहे हैं। तो एक बार हम इनके हस्बैंड का हॉरोस्कोप देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ इज 10th में 19 to 89 या
अमन जी, मैं पहले आपका देख रहा हूँ। 10th में 87, 21 15 और आपका पंजाब रूपनगर का बर्थ है। तो अगर हम मैरिज की बात करें, जैसे आपने लिखा हुआ है, तो आपका अगर आप 7वां भाव देखते हैं, जो कि हम मैरिज का हाउस कहते हैं उसको, वहाँ पर मंगल का प्लेसमेंट है। उसको शनि जो है वो लग्न से देख रहा है, और केतु भी उसको 11th हाउस में बैठा हुआ केतु भी देख रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो 7th हाउस के ऊपर शनि, मंगल और केतु का एस्पेक्ट है, वो एक बहुत अच्छा नहीं माना गया। जब तीनों मैलेफिक प्लैनेट 7th हाउस के ऊपर होते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ तक सेपरेशन की बात होती है, वो हम 8th हाउस से देखते हैं। उसका लॉर्ड जो है वो मरकरी है। मरकरी जो है बेसिकली 6th हाउस में, जो भी हाउसेज ऑफ लॉस है उसमें प्लेस्ड है, और वो भी 2 मैलेफिक प्लैनेट से हैम्ड है। एक तरफ मंगल है, एक तरफ राहु है। तो वो भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। बट अगर हम एक चीज़ देखते हैं कि जो 7th हाउस का लॉर्ड है वीनस, वो 5th हाउस में है, एग्जॉल्टेड है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसका अर्थ ये लगता है कि शादी में प्रॉब्लम तो रहेंगी सीरियस, उसमें कोई हम शायद बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, लेकिन जो डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी या सेपरेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो उसका लॉर्ड है वीनस, उसका प्लेसमेंट अच्छा है, और जो कारक होता है शादी का जुपिटर, उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, शादी में कुछ ना कुछ समस्याएं तो चलती रहेंगी, लेकिन सेपरेशन की पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है। सुशील कुमार जी कह रहे हैं कि सर, मैं मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया सर, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। तो एनीवे 25/5/1980। और टाइम है इनका 1905 and place is Indore. May 1980, 1905 and place is Indore। और ये पूछ रहे हैं कि सेकंड मैरिज कब होगी और पार्टनर कैसा होगा। तो इस समय जो इनकी दशा ऑपरेट हो रही है, वो गुरु में राहु का पीरियड चल रहा है, जो कि 12 जून 2022 तक रहेगा। और उसके बाद जो है वो शनि का पीरियड शुरू होगा इनका। और जो सेकंड मैरिज की जहाँ तक सवाल है, वो हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा 8th होता है 7th हाउस से। तो सेकंड हाउस की पोजीशन ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जुपिटर का भी एस्पेक्ट है और वीनस का भी एस्पेक्ट है। तो एक चीज़ तो डेफिनेट है कि सेकंड मैरिज होगी और ठीक चलेगी, अच्छी चलेगी। और दूसरा कब होगी, मेन क्वेश्चन वो है। तो अगर हम देखें कि जो शादी की पॉसिबिलिटी है वो करीब मार्च-अप्रैल 2023 में है, जब जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा मेष राशि में होगा और वो सेकंड हाउस को एस्पेक्ट भी करेगा। तो उस टाइम जो सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी बनती है, और उस टाइम जो है मुझे लग रहा है कि शायद सेकंड मैरिज हो भी जाएगी और सेकंड मैरिज आपकी जो है वो ठीक रहेगी। तो दोस्तों, फिर हम लोग आपसे विदा लेते हैं, और आप क्वेश्चन पूछते रहिए। और अमन सैनी जी कह रही हैं कि हस्बैंड का भी देख लीजिए, तो डेफिनेटली मैं देख लूँगा अगले बार, और मैं उसको भी बताने की कोशिश करूँगा। और बट जो आपका हॉरोस्कोप है उससे पॉसिबिलिटी सेपरेशन की कम है, लेकिन मैरिज में प्रॉब्लम इंडिकेटेड है। तो एक बार हम हस्बैंड का भी देख लेंगे नेक्स्ट टाइम, और फिर कोशिश करेंगे आपके पूरे प्रश्न का जवाब देने के लिए।
थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आपको और थैंक यू सो मच।